ये कुछ ऐसे इन्वेंटर्स हैं जो अपने इन्वेंशंस के बाद गायब हो गए और इनके कई सालों के खोज किए जाने के बाद भी इनका कुछ पता नहीं चला। तो चलिए समझते हैं क्या हुआ इन इन्वेंटर्स के साथ। डॉक्टर निंग ली, इनके डिसअपीयरेंस का एक अलग मिस्ट्री है। इनका रिसर्च एंटी ग्रेविटी पे था, जो कि उस वक्त का काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना। डॉक्टर निंगली 1983 में चाइना से यूएसए इमाइग्रेट हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा के लैब में अपनी इसी टॉपिक पर और भी रिसर्च करने के लिए। वहाँ ज्यादातर लोगों को उनके आइडियाज इमेजिनरी लगे, पर उनके भरोसा था उनके पास प्रैक्टिकल आइडियाज है एंटी ग्रेविटी फील्ड को बनाने का, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता था। 1999 में वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती हैं और अपनी कंपनी एसी ग्रेविटी की शुरुआत करती हैं, जिसके अंदर एंटी ग्रेविटी के स्टडी के लिए उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से लगभग $500,000 का ग्रांट दिया गया। पर ये मोमेंट उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद से उनके लाइफ में काफी स्ट्रेंज चीजें होने लगी। पहली बात तो ये कि ग्रांट मिलने के बावजूद एसी ग्रेविटी ने 2003 तक कोई भी फर्दर रिसर्च पब्लिश ही नहीं किया और लोगों की नजर में डॉक्टर ली मानो गायब ही हो गई। उनका लास्ट कम्युनिकेशन उनका प्राइवेट ईमेल था उनके कलीग्स के साथ का, जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जो 11 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस किया था। इस ईमेल के बाद से वह मानो पूरी तरह गायब ही हो गई। उनके कलीग्स ने काफी ट्राई किए उन्हें ढूंढने की, मेल्स किए, पर उनके कुछ पता नहीं चला और कभी रिप्लाई नहीं आया। कई सारे रूमर्स फैले। कुछ ने कहा वह सीक्रेटली नासा या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ काम कर रही है। दूसरे साइंटिस्ट जैसे जैक सरफाती ने अनुमान लगाया उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट ने फंड देकर वापस बुला लिया होगा। कई साल बीतने के बाद डॉक्टर ली के बेटे के थ्रू कुछ कन्वर्सेशन सामने आए, जिसमें वह पूछते हैं, मॉम डू यू नीड टू टेल मी समथिंग। सामने से उनका रिस्पॉन्स था, पहला तुम कुछ नहीं जानते, और दूसरा अगर तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ पता है तो उसे भूल जाओ। उनके बेटे को लगा कैसे वह डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए हमेशा काम करती थी और आज उनका कुछ पता नहीं। तभी 2014 में एक ट्रेजेडी होता है जब डॉक्टर ली एक व्हीकल से टकराती है, जिसे होता हुआ उनके 46 साल के हस्बैंड देखते हैं और उनकी ऑन स्पॉट हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और डॉक्टर ली को सीवियर ब्रेन इंजरीज होता है। फिर 2021 में एक ऑर्बिचरी पब्लिश होता है जिसमें उनके डेथ को अल्बामा के एक सिटी हंट्सविला में अनाउंस किया गया। आखिरकार डॉक्टर निंग ली की कहानी एक सैक्रिफाइस और लॉयल्टी शो करता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफर आने के बावजूद वो अमेरिका में ही काम करती रही, पर ये डेडिकेशन उन्हें काफी भारी पड़ा। चाइना में एंट्री रिस्ट्रिक्शन के कारण वो अपनी मदर के फंडल भी अटेंड नहीं कर सकी थी। हालांकि उनके डेडिकेशन और लॉयल्टी टॉवर्ड्स द कंट्री काफी अप्रिशिएबल रहा। मैडमैन माइक मार्कम, अ यंग इन्वेंटर नोन एज मैडमैन माइक, जो अर्ली 1995 में क्लेम कर रहा था कि वह एक मशीन से लॉटरी नंबर को प्रेडिक्ट कर सकता था। उसके कई लोगों ने मजाक उड़ाया, पर लोग सरप्राइज रह गए जब माइक 21 की उम्र में टेस्टिंग के समय गायब हो गया। माइक मार्कम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। एक दिन जब वो जैकॉब्स लैडर स्पार्क जनरेटर से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने देखा डिवाइस स्पार्क क्रिएट कर रहा है और स्पार्क्स एंटीनास के बीच जंप कर रहा था। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट माइक ने बताया उसने सर्कुलर वॉर्टेक्स देखा। उसने एक मेटल स्क्रू जो वॉर्टेक्स पे थ्रो किया तो माइक के अकॉर्डिंग स्क्रू डिसअपीयर्ड हो गया और वापस अपीयर कुछ फीट दूर जाकर हुआ। उसने इसे थियोराइज करते हुए कहा, अ स्क्रू हैड ट्रेवल्ड थ्रू टाइम ओनली री-इमर्जिंग व्हेन टाइम कॉफ्ड अप टू इट। अब टाइम ट्रेवल के फिनोमेना को प्रूव करने के लिए माइक को ज्यादा पावर और स्ट्रॉन्ग जैकॉब्स लैडर की जरूरत थी, पर वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। माइक ने पावर स्टेशन में घुसकर 6 ट्रांसफार्मर चुरा लिए। जब उसने लार्ज स्केल जैकॉब्स लैडर को एक्टिवेट किया, उस एरिया में पूरी तरह से लाइट चली गई। पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो माइक को चोरी के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। कुछ समय मार्कम जेल में रहा, लेकिन उसका रेपुटेशन और भी बढ़ गया और लोग इसे मैडमैन माइक के नाम से जानने लगे। अब उसने रेडियो और टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट के थ्रू लोगों से डोनेशन मांगकर इनफ मनी रेज कर लिया था, जिससे वह अब लीगली अपने इन्वेंशन को कंप्लीट कर सकता था। 1996 तक माइक ने बताया उसने सारे टेस्टिंग कर लिया है। 200 ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स पे 200 से ज्यादा बार टेस्टिंग की जा चुकी है और 1997 में उसने अपने इन्वेंशन को परफेक्ट होने का क्लेम किया। उसके बाद वह डिसअपीयर्ड हो गया। लोगों ने कुछ समय तक ढूंढा पर वो नहीं मिला। कुछ का कहना था उसने 1930s में टाइम ट्रेवल कर लिया है और कैलिफोर्निया के बीच में उसकी मौत हो गई। सालों बाद माइक की मिस्ट्री और बढ़ी। उसने फैक्ट्स को कई ब्लॉग के थ्रू रिसर्फेस करने की कोशिश की। एक 2022 के रेडिट पोस्ट में उसने एड्रेस किया रीमर्स को पॉइंट करते हुए, रीमर्स फैल रहे, मैं मर चुका हूँ, ये टाइम ट्रेवल किया हूँ 1930s में और बीच के ट्यूब में मेरी मौत हो गई है। जिसने भी वो रेड हेड पिक्चर्स पोस्ट किए हैं वो मैं नहीं। माइक ने एक्सप्लेन किया उसका टाइम मशीन का प्लान अभी रुका हुआ है जब तक कि उसे इन्वर्टर नहीं मिल जाता। कई रिक्वेस्ट पे भी उस अकाउंट के पीछे कौन था ये सामने नहीं आ सका। मैडमैन माइक ने सच में टाइम ट्रेवल किया या नहीं, ये इस डिजिटल एरा में अब भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। टेस्लाज मिसिंग फाइल्स। टेस्ला के मिसिंग फाइल्स एक मिस्ट्री नहीं बल्कि अनयूजुअल, अनएथिकल और इलीगल वैनिसिंग ऑफ हिज वर्क भी था। यह सच था कि टेस्ला की एक लेगेसी थी जो उन्हें अल्टरनेटिंग करंट के वर्क से मिली थी, पर जैसे जैसे टेस्ला की उम्र बढ़ी उनका मेंटल हेल्थ काफी बिगड़ता गया। एक विजनरी जीनियस मानो एक इसेंट्रिक इंसान में बदल रहा था।
वो अपना कदम गिना करते थे। एक ऑब्सेशन डेवलप हो गया था सफाई को लेकर और कुछ नंबर से और काफी अलग बिहेव करते थे। उसके बाद वह अकेले ही रहते थे। हर दिन न्यूयॉर्क स्ट्रीट्स पर पिजन्स को फीड करने जाया करते थे। तभी एक दिन निकोला टेस्ला 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के होटल में अपने कमरे में मौत की हालात में पाए गए। उनके मौत का पता रूम के बाहर डो नॉट डिस्टर्ब साइन लगाने के 2 दिन बाद ही चला। कुछ समय बाद टेस्ला के भतीजे सवा कसोनोविच पहुंचा अपने अंकल के साथ पड़े चीजों को कलेक्ट करने के लिए। उसने बाद में क्लेम किया टेस्ला की इंपॉर्टेंट पेपर्स इंक्लूडिंग ब्लैक नोटबुक जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस थे, वो नोटबुक मिसिंग थी। इस क्लेम को यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने शक के बुनियाद पर रखा और 2016 में एफबीआई ने बताया कोसानोविच जो टेस्ला का भतीजा था यूगोस्लाविया एम्बेसडर था और उस पर शक किया जाने लगा। वह प्लान कर रहा था टेस्ला के रिसर्च को यूगोस्लाविया भेजने का। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला और इसके बाद एपीसी यानी एलियन प्रॉपर्टी कस्टडियन इन्वॉल्व होती है ताकि टेस्ला के वर्क्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जा सके। बाद में टेस्ला के पेपर्स को रिव्यू करने के लिए एमआईटी प्रोफेसर डॉक्टर जॉन जी ट्रम्प को टास्क दिया गया जो फ्यूचर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के अंकल थे। उनके पेपर्स और रिसर्च से पता चला टेस्ला न्यूट्रलाइज्ड अमेरिकन सिटीजन थे। उनका थियोरेटिकल प्लान था पार्टिकल बीम विपन का जिससे वह डेथ रे और टेलीफोर्स भी कहा करते थे, जिसे वो क्लेम करते थे यह विपन हजारों माइल्स दूर किसी भी एयरक्राफ्ट को शूट कर सकती थी। डॉक्टर ट्रम्प को उनका आइडिया काफी फिलोसफिकल और प्रमोशनल लगा और उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। पर तब भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस मिलिट्री उस वेपन्स पर काम करना चाहती थी। 1952 तक कोसानोविच के कोर्ट में काफी बड़ा और लीगल बैटल के बाद उसे अपने अंकल की चीजें वापस कर दी गई, पर उन्होंने 60 ट्रंक लौटाए। क्लेम किया जाता है टेस्ला के पास 80 ट्रंक थे और कहा जाता है यूएस गवर्नमेंट ने टेस्ला के कुछ सेंसिटिव वर्क्स को उनके फैमिली को नहीं लौटाए। वेदर गवर्नमेंट ने सारे टेस्ला के पेपर्स लौटाए या नहीं ये पता नहीं चल सका। आज भी उनके रिसर्च को निकोला टेस्ला म्यूजियम सर्बिया में सुरक्षित रखा गया है। लुइस ली प्रिंस, फादर ऑफ सिनेमेटोग्राफी, इन्होंने एक मोशन पिक्चर कैमरा बनाया था जो उस वक्त के फिल्म इंडस्ट्री में काफी रिवोल्यूशनरी साबित हुआ। इतने बड़े अचीवमेंट के बाद भी वो अचानक कहीं डिसअपियर हो गए और लोगों ने फिर उन्हें डेड एज्यूम कर लिया। अक्टूबर 1888 इंग्लैंड में प्रिंस ने एक फिल्म शूट की थी जिसे अब तक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फिल्म माना जाता है। ये फिल्म 2 मिनट 11 सेकंड का ड्यूरेशन की थी। ये मूवी बाद में काफी रिवोल्यूशनरी साबित हुई और यहाँ से शुरुआत हुआ विजुअल स्टोरी टेलिंग्स के इवोल्यूशन का। 2 साल बाद प्रिंस को फ्रांस जाना था अपने भाई से मिलने और उसके बाद पेरिस अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलने, पर उनकी दियो से जो ट्रेन थी वो छूट गई और बाद में उन्होंने दूसरी ट्रेन पकड़ी। इसके बाद से लुइस पूरी तरह से गायब हो गए। किसी को नहीं पता वह कहाँ गए। स्कॉटलैंड यार्ड के 7 सालों तक के खोज के बाद भी कुछ पता नहीं चला। 1890 में उन्हें एक तालाब में डूबा आदमी मिलता है, पर वो बॉडी लुइस की थी इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। हिस्टोरियंस अलग अलग थ्योरी देते हैं लुइस के गायब होने की। एक थ्योरी बताती है प्रिंस के भाई जो आखिरी इंसान थे उनसे मिलने वाले, उसने प्रिंस को मारा अपने फाइनेंशियल ट्रबल्स के कारण। कुछ थ्योरीज बताती है शायद प्रिंस खुद गायब हो गए अपने होमोसेक्सुअलिटी के सोसाइटल शेम के कारण। हालांकि इनमें से कोई भी थ्योरी का कोई भी सबूत नहीं मिला। सबसे ज्यादा रीजनेबल और कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये दी गई कि प्रिंस को थॉमस एडिसन ने मरवा दिया पेटेंट डिस्प्यूट के कारण। प्रिंस के डिसअपीयरेंस के टाइम उन्हें अपना कैमरे को पेटेंट कराने यूएस जाना था। एडिसन इस फिल्म इंडस्ट्री के रेस को डोमिनेट करना चाहते थे। प्रिंस के गायब होने के बाद मूविंग पिक्चर्स कैमरा का पेटेंट एडिसन ने खुद ले लिया। उस वक्त लुइस प्रिंस के बेटे एडोल्फ ने कोर्ट में एडिसन के अगेंस्ट आवाज उठाया था, पर 2 साल बाद एडोल्फ को फायर आइलैंड न्यूयॉर्क में गोली मार दी गई और लुइस ली प्रिंस के गायब होने की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही रह गई। इटोरे मैजोरिना, एक फिजिसिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन थियोरेटिकल फिजिक्स में इतना था कि कई इक्वेशन, प्राइस और पार्टिकल्स उनके नाम से जाने जाते हैं, पर 1938 में वो कहां गायब हुए किसी को नहीं पता चला। सालों तक उनकी खोज की गई पर कुछ सामने नहीं आया। उनका काम अर्ली 20वीं सेंचुरी में काफी मददगार साबित हुआ। उनके इंट्रोवर्ट नेचर के कारण 1920s में उन्हें अपने दोस्त इमिलियो के साथ एनरियो फेरी के इलाइट एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट के सर्कल में रखा गया था। 1937 में मेजोरिना ने एक नोबल टाइप ऑफ पार्टिकल के एग्जिस्टेंस का प्रेडिक्शन किया जिसका एंटी मैटर नेचर था और उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज थी। ये प्रेडिक्शन फिजिक्स के फील्ड में काफी रिवोल्यूशनरी था और इसे मेजोरिना फर्मियंस का नाम दिया गया। कुछ महीने बाद ही जब मेजोरिना 31 साल के हुए काफी पैसे खर्च करने लगे। उन्होंने एक बोट लिया नेपल्स से पलेर्मो तक का और फिर किसी को कभी नजर ही नहीं आए। उन्होंने नेपल्स तक का रिटर्न टिकट भी खरीदा था पर उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। कुछ ने कहा फॉरेन गवर्नमेंट ने उन्हें किडनैप कर लिया होगा। उनके आखिरी कम्युनिकेशन में उन्होंने एक नोट नेपल्स फिजिक्स इंस्टीट्यूट के अपने कलीग्स को लिखा था, There is not a bit of selflessness in it, but I realize what trouble my sudden disappearance will cause you and the students. For this as well, I beg your forgiveness. इन्वेस्टिगेशन कई साल तक चले पर उनके बारे में कोई ज्यादा सबूत नहीं मिला। फिर 2011 में रोमन अथॉरिटीज ने 1995 के फोटोग्राफ्स को एनालाइज किया जिसमें उन्होंने मेजोरिना और बोंडाना नाम के आदमी के अर्जेंटीना में फुटेज पाए। 2015 के एविडेंस से पता चला मेजोरिना 1955 और 1959 के बीच वेनेजुएला में रहे और केस को क्लोज कर दिया इस एजम्पशन से कि मेजोरिना इमिग्रेट कर गए थे।
मॉडर्न फिजिसिस्ट बताते हैं उनके थियोरेटिकल पार्टिकल्स उनके मौत का कारण बना। आज भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च मैजोरिना पार्टिकल को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मदद से वो सुपर कूलिंग चिप्स बना सकते हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स में और एडवांसमेंट किया जा सकेगा। बाकी आपको क्या लगता है, इन इन्वेंटर्स को इंटेंशनली गायब कर दिया गया या ये खुद से कहीं चले गए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।